और मजे की बात ये है, प्रोफेसर साहब यहीं पढ़ के गए हैं पहले, यानी कि ये इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। तो बड़ी खुशी होगी ये जानकर आपको भी कि छात्र होने के साथ साथ फिलहाल ये प्रोफेसर हैं, और वो भी आईटी के, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और उसके साथ साथ योग भी सिखाते हैं। समय समय पर कैंप लगाते हैं योग के, और योग के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी हैं। इसी वजह से हमारा भी इनसे बहुत जुड़ाव है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी हैं और इनकी गाड़ी में हमेशा फावड़ा, खुरपा, पौधे रखे रहते हैं। हम तो बरसात के मेंढक की तरह कभी कभी निकलते हैं फावले खुरपे लेकर के, लेकिन ये हमेशा इनकी गाड़ी में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। कभी देख लो आप, ये भले ही ससुराल जा रहे हो, भले अपने गांव जा रहे हो, भले किसी मित्र के घर जा रहे हो, इनकी गाड़ी में पेड़ जरूर मिलेगा। और ये लाखों रुपए भी कम होंगे, लाखों में तो बहुत सारे आ जाते हैं, खैर सालाना खर्च करते हैं। और जिस संस्थान में ये पढ़ा रहे हैं, मैं उसकी विजिट करने गया था। अगर हम उस संस्थान के आसपास के क्षेत्र को बरगद नगरी के नाम से कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अगर किसी की आंख बंद करके वहां ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे चारों तरफ बरगद ही बरगद है। और वहां का जो वातावरण है, वहां का जो मौसम है, वो इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक, इतना खुशनुमा। और पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे तो वहां और जगह के मुकाबले ठंड भी अधिक लगी। भरी गर्मी में भी मैंने ठंडक महसूस की है। और सिर्फ पेड़ लगाते नहीं हैं, अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं, पेड़ लगा के छोड़ देते हैं। जो पेड़ का ट्री गार्ड होता है, या तो उसकी व्यवस्था निगम के द्वारा कराते हैं, और जब वहां से भी नहीं हो पाती तो आपने देखा होगा मकान बनते रहते हैं, एक वो 100-150 रुपए की 40 आ जा लकड़ी की, वो 4 मिलाकर खड़ी कर दें, यानी कि कम से कम 150 रुपए पौधे में लगाए और 600 रुपए पौधे की सुरक्षा में लगाए। और उसके बाद अपने संस्थान के बच्चों के द्वारा बाध्यकारी नीति से नहीं, स्वैच्छिक रूप से, साप्ताहिक रूप से उन पौधों में पानी भी दिया जाता है। और जब गर्मी बहुत अधिक होती है तो ये काम दैनिक रूप से भी किया जाता है। और वे हजारों बरगद वहां पे हैं। आप कोई चौराहा बिना बरगद के नहीं देखोगे। तो मैं चाहूंगा कि ये बरगद पुरुष यहां आए और आपको शुभाशीष दें। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिरोहा जी, इस भव्य एवं ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय धर्मवीर जी, संस्थान में उपस्थित सभी शिक्षक भाई एवं बहन, और मेरे प्रिय छात्रों, बेटा बच्चों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक ऐसे संस्थान के अंदर आप लोगों के सामने हूं, अपना उद्बोधन दे रहा, आपको कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर। मैं इसी संस्थान में 6वीं, 7वीं और 8वीं की मैंने पढ़ाई करी। आज समय से पहले 7 मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के साथ ही मैं संस्थान के अंदर आ गया, और मैं बिल्कुल दिल खोल के अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। मेरी सुबह 3 बजे आंख खुलगी थी, और 3 बजे से मैं केवल और केवल इसी बात को लेकर उत्सुक था कि आज मैं अलग अलग संस्थानों में, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के बीच में मैं घूमता हूं, लेकिन आज इस संस्थान के युवाओं के बीच में, अपने भाइयों बहनों के बीच में मैं बोल रहा, तो भाई 3 बजे के बाद मुझे तो नींद आई। जैसे ही अभी समय मिला, मैं पीछे फील्ड में गया, इधर उधर घूमा, जैसे परेड की घंटी बजी
तो मेरे वही दिन याद आए। अभी सारे शिक्षक भाई बहन परेड के अंदर जिस तरीके से अटेंडेंस ले रहे थे और खास तौर से जो लेट आने वाले बच्चे थे वो दौड़ते हुए आ रहे थे, तो वे सारे के सारे पुराने दिन याद आ रहे थे। ऐसी पुरानी यादें ताजा करने के लिए आप सभी का मैं हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको मैं नमन करता हूं। बच्चों, मैं यही पास ही का एक गांव है गढ़ी सखावतपुर। गढ़ी सखावतपुर में मैं पैदा हुआ। मेरे मम्मी पिताजी जितने शिक्षक भाई बहन हैं, आप ही की तरह कभी शिक्षक हुआ करते थे। बड़ा गर्व होता था जब मैं गढ़ी सखावतपुर के अंदर पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था, जहां भी निकल के मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। कई बार मेरे पिताजी मेरे से पूछते थे, भाई कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा? बस मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती थी कि मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। जबकि मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैंने एमसीए, एमटेक, पीएचडी किया, कभी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, लेकिन ऊपर वाले की जैसी इच्छा मैं टीचिंग फील्ड में आया। अब फिलहाल वर्तमान में जैसे शिवाजी ने बताया, मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर विभाग के अंदर। मेरी धर्मपत्नी भी अमेठी विश्वविद्यालय के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। लेकिन बात खत्म यहाँ नहीं होती कि हम भी प्रोफेसर हैं, मम्मी पिताजी भी शिक्षक है थे। बात शुरू यहाँ से होती है कि हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए 4 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं मेरे बच्चों। या मैं ये कहूं कि देश की 4 समस्याएं हैं जिनको लेकर हम काम कर रहे हैं। उन समस्याओं का बारी बारी से मैं जिक्र करूंगा और यहाँ पे 2 समस्याओं की बात नहीं करूंगा, केवल स्टार्टिंग की 2 समस्या की बात होगी। पहली समस्या है इस देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरे साथ बोलेंगे, पहली समस्या है इस देश का खराब होता हुआ। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बदतर होती। और मेरे बच्चे, चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। अरे वाह, कितने जागरूक बच्चे हैं। इन चंद्र हूं अपने साथियों के साथ, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात होगी। और मुझे पता है कि कितने जागरूक बच्चे हैं, और जागरूक बच्चे भी यहाँ पे क्यों ना हो, क्योंकि इस तरीके की टीम यहाँ पे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने बना रखी। अरे जो सेनापति समय से पहले पहुंच जाता हो। अभी मैं बात कर रहा था 24 तारीख से मैं मुजफ्फरनगर जिले के हर विद्यालय में जा रहा, और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि ये 52वां विद्यालय आज मेरा है। मैं मुजफ्फरनगर के हर विद्यालय में घूमूंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जब मैंने बात करी तो 1800 बच्चे आपके शैक्षणिक संस्थान में हैं। मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर तो आपको इतने बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन सिटी के बाहर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे, इतने अनुशासित बच्चे नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी गुरुजनों का उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। खैर मेरे बच्चों, हम तो पर्यावरण पे यहाँ पे बात कर रहे थे। आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोई बच्चा बताएगा शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण? तालियां सब बच्चों के लिए, बहुत अच्छे बच्चे। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जल, यानी कि पहले हवा, इसके बाद पानी, और पानी के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं। मेरे बच्चों, शर्म आती है ये बात बोलने में। के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, उस देश की हवा सांस लेने लायक, इस देश का पानी पीने लायक, इस देश का खाद्यान्न खाने लायक नहीं है। और मेरे बच्चों, जब हम हवा पानी की बात करते हैं तो छोटे छोटे से 1-2 आंकड़े मैं आपको दे रहा। जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक इस देश से 70% पक्षी गायब हो गए। कितने परसेंट पक्षी? जब हम गांवों के अंदर देखते थे, और खास तौर से जब घेर के अंदर हम होते थे, तो घरों के अंदर भी चिड़िया होती थी, कौवे होते थे, कबूतर होते थे, और घेर के अंदर तो कभी सो जाते थे तो सुबह पता चला खाट के पास में आके मोर डांस करते हुए हमें दिखते थे। लेकिन आज सारे पक्षी गायब हो गए। ये पक्षी गायब क्यों हो गए? क्योंकि आज देश का वातावरण इन पक्षियों के लायक नहीं बचा।
और बच्चों बहुत गंभीर बात आज इस शैक्षणिक संस्थान से मैं आपके सामने रख रहा कि वे पक्षी भी जीव थे। पक्षी भी क्या थे? जीव थे। हम भी जीव है। अगर पर्यावरण इतना ही खराब होता रहा तो धीरे धीरे हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और बच्चों हम खत्म होने लग रहे। मैं जगह जगह कहता हूं क्योंकि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं। और जैसा स्वास्थ्य मेरा है ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। और बच्चों यहां भी जितने बच्चे बैठे पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं, कई बार हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का मौका मिलता है। जब मैं हिंदुस्तान में बच्चों के बीच में जाता हूं तो मैं केवल और केवल एक क्वेश्चन करता हूं कि कितने बच्चे मेरे सामने हैं जो ये कह सके कि मैं 100% स्वस्थ हूं। और भाई कंडीशन है कोई बच्चा मेरे सामने झूठ नहीं बोलता। यहां पे भी मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान में मेरे सामने है, क्या कोई बच्चा है जो ये कहेगा कि मैं स्वस्थ हूं? स्वस्थ का मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। या आध्यात्मिक का हो सके आपको मतलब ना पता हो, लेकिन जो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो कृपा करके हाथ अपना ऊपर करे। करे अपना हाथ ऊपर कोई बच्चा अगर हो स्वस्थ, करे अपना हाथ ऊपर। जितने भाई बहन यहाँ शिक्षक भाई बहन है अगर कोई भी स्वस्थ हो तो अपना हाथ ऊपर करके बताओ कि हम स्वस्थ हैं। है कोई बच्चा? कृपा करके इस बात को समझे। और ये हालात तो हिंदुस्तान के अंदर उस इलाके के हैं की क्रांतिकारी धरा के नाम से जाना जाता है, जहां का खान पीन, जहां का रहन सहन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का विषय होता है कि भाई मुजफ्फरनगर के लोग तो ऐसे है दूध घी खावे। क्यों भाई? अगर मुजफ्फरनगर के बच्चे सारे बच्चे अस्वस्थ हैं तो कैसे काम चलेगा? कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? और देश के नेता कहते हैं कि ये देश आने वाले टाइम में हम क्या बना देंगे? विकसित बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। और बच्चों ये केवल आपके संस्थान की हालात नहीं, अभी पिछले 1 महीने तक मैं शामली के हर एक संस्थान में गया। 110 संस्थान है माध्यमिक और उच्चतर, वहां भी मैं पर्यावरण को लेकर जब बच्चों को मोटिवेट कर रहा था, शामली के हर स्कूल के अंदर मैंने यही क्वेश्चन करा। और खासतौर से मुझे ध्यान आ रहा शामली का सबसे बड़ा स्कूल आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्राइवेट क्षेत्र में सेंट फ्रांसिस, वहां पे 3000 बच्चे मेरे सामने थे। और जब मैंने यही क्वेश्चन वहां पे किया, प्रधानाचार्य जी वहां पे फादर बोलते हैं, फादर जोश मेरे पास में खड़े थे। जब ये क्वेश्चन करा तो एक भी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं उठा। राम राम जी। फादर जोश ने मेरे कान में बोला कि मलिक साहब सिचुएशन बहुत खराब है बच्चों की। मगर बच्चों की सिचुएशन खराब नहीं, 300 फैकल्टी आपके सामने खड़ी, अगर कोई फैकल्टी स्वस्थ हो उसका हाथ ऊपर करवा दो। किसी फैकल्टी का हाथ ऊपर नहीं हुआ। क्यों भाई? जिस देश में इतने स्वस्थ लोग हो तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने का विषय है, आया ना? पक्का? क्यों भाई बच्चों, आया ना? चिंता का विषय है, आया ना? ये बात मैं आपके सामने क्यों कर रहा, आपको ये भी बात समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों हमारा तो समय चला गया। मैं भी 50 के आसपास हूं, हमारा समय चला गया। आने वाले समय में आप में से कोई बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई बच्चा सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई बच्चा अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा। क्योंकि इस देश को चलाने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? आप होंगे। इसलिए अगर आपको ये समस्या पता है, ये समस्या विषय पता चलने लगे तो आने वाले समय में आप इन समस्याओं के ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे। भारत भाग्य विधाता कौन है? आप है। तो अब ये बनेगा क्या नाम है? रिया के लिए जोरदार तालियां दे, कोई बच्चे को पता है कौन सा पेड़ लगाओ? बरगद का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ। कहने का मतलब है आप असली पेड़ लगाओ। कौन से पेड़ लगाओ? असली पेड़। असली पेड़ क्यों? क्योंकि ये पेड़ वातावरण को सबसे ज्यादा स्वस्थ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। और बेटा ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक, मैं फिर कह रहा आप ही के बीच का हूँ। आज से 25 साल पहले मैं भी ऐसे ही बैठता, हाँ आप की तरह ऐसे ही अटेंडेंस देता था, ऐसी ड्रेस पहनता था, लेकिन बस अब ड्रेस में आपके गले में क्या डाल दी गई? टाई डाल दी गई। उस समय तक टाई नहीं होती।
क्योंकि मैं खुद पर्यावरण को बचाने के लिए लग रहा और अभी आनंद ने सुरभि ने बताया बेटा मैं ये पेड़ लगा 3 पेड़ बरगद पीपल और मुझे पता आने वाले समय में आप में से जितने बच्चे आने वाले 50 बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेटर में आ जाएंगे पढ़ने के लिए 10 के बाद एजुकेशन का हब है। बहुत सारे शिक्षक भाई बहन भी कभी क्या ग्रेटर में आएंगे ना आपको प्रूव कर रहा कि जब आप ग्रेटर में आएंगे ग्रेटर में के किसी भी जगह पे आप खड़े होंगे आप कहीं पर भी देखेंगे बहुत बड़ा खेत है आपको हर जगह बरगद का पेड़ नजर आएगा और वो बरगद का पेड़ की दूर नहीं वो बेटा डॉक्टर कुलदीप मलिक है आप जैसे बच्चे में वो वहां पे लगा रखा। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक मुजफ्फरनगर से 150 किलोमीटर दूर जहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है ग्रेटर वाला की भूमि भी उपजाऊ नहीं है मतलब वो बेटा रेतली भूमि है अगर मैं उस तरीके का काम ग्रेटर में कर सकता हूँ तो क्या मेरे बच्चे में आवे थे ये मुजफ्फरनगर में ऐसा काम नहीं कर सकते आया ना कर सकते हैं आए ना पेड़ लगा सकते हैं आए ना असली पेड़ लगा सकते हैं आए ना अब तो समझ आता है कि पेड़ कहाँ लगाएंगे आज ही आपके जिला में लोग पेड़ बरगद के लगा के जाएंगे जो सबसे बड़े होंगे वे चीज है आखिर चीज है आपको प्रेरित करेंगे कि आपको ये क्या लगाने पेड़ लगाने आपको कहाँ पेड़ लगाना आप अपने गाँव में अपने खेत में पेड़ लगाओ ट्यूबवेल में पेड़ लगाओ अपने गांव के मंदिर में पेड़ लगाओ और एक है मेरे को बड़ी सखावतपुर में पैदा हुआ मैं सभी बच्चों को इनवाइट कर रहा आप बड़ी सखावतपुर के शमशान घाट में जाकर देखना पहली साल वहां पे 19 में पेड़ लगा कर गया था 17 पेड़ बरगद के है 2 पेड़ पीपल के है सारे शमशान घाट में और फिर बाउंड्री से बाहर जब मैं 3 दिन पहले गया बाउंड्री से बाहर निकल के क्यों भाई अगर ये कुलदीप मलिक ऐसा काम कर सकता है क्या आप इस काम में मेरा सहयोग नहीं कर सकते आया ना पापा हर बच्चा 1-1 2-2 पेड़ लगा सकता है आया ना असली पेड़ लगा सकता है आया ना अब ये बता दो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना कौन ऐसा बच्चा है जो ये पेड़ 1-2 लगा के लगाने की जगह बता दी कौन ऐसा बच्चा है जो एक पेड़ लगा सके हाथ ऊपर करके बताओ कौन ऐसा बच्चा अरे वाह मेरे बच्चों आप देख सकते बच्चे ये इस विद्यालय के अंदर खास बात है ये बच्चे प्रेरित होते हैं इन बच्चों को कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए मेरे बच्चों जब मैं सामने में घूमा आप तो तहसीलदार भाई बहन सुने जब मैं सामने में घूमा 108 विद्यालयों में डॉक्टर कुलदीप मलिक ने तो ज्यादा से ज्यादा 1000 पेड़ लगाए होंगे लेकिन रिकॉर्ड में रहा शामली जिले के अंदर 10,000 पेड़ शामली जिले के बच्चे लगा चुके अगर 10,000 पेड़ शामली जिले के बच्चे लगा सकते हैं जबकि शामली को मुजफ्फरनगर से निकला बच्चा है शामली तो है नहीं है तो भाई यहाँ तो कम से कम 20,000 पेड़ लगने चाहिए पूरे मुजफ्फरनगर में आया ना क्या ये पेड़ लग जाएंगे आया ना जो बच्चा पेड़ लगाएगा वो बच्चा प्रधानाचार्य जी की ऑफिस के अंदर आके अपना नाम लिखवाएगा कौन सा पेड़ लगाया कहाँ पे लगाया उसकी एंट्री कराएगा मैं सभी बच्चों से ऐसा निवेदन करता हूँ हो जाएगा ये काम बस एक छोटा सा और आंकड़ा देकर अपनी वाणी को विराम कर रहा चूंकि मुझे पता समय की बाध्यता है मेरे बच्चों आप गूगल बाबा सब बच्चे यूज करते होंगे क्या यूज करते होंगे जानते हैं ना गूगल बाबा को कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो गूगल बाबा जवाब देगा नहीं देगा आज गूगल बाबा से एक क्वेश्चन करना है घर जाने के बाद कि पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन से है क्या क्वेश्चन करोगे पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रदूषित शहरों की लिस्ट आएगी जो टॉप 10 शहर होंगे उनमें से 7 शहर हिंदुस्तान के होंगे जब आप गूगल बाबा के ऊपर ये सर्च करेंगे कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है तो मेरे बच्चों आपको पता चलेगा वो हमारे देश की राजधानी नहीं दिल्ली है एक बात और बता रहा AQI का नाम सुना होगा बच्चों ने किसका नाम सुना होगा क्या नाम सुना होगा AQI बोले तो कोई भी बच्चा दिल जीत लगा जो बच्चा ये मतलब बताएगा AQI बोले तो कोई भी बच्चा कल एक बच्ची ने ये बात बोली थी हाँ बोलो अरे मेरे बच्चे इधर आ जा भाई इधर आ जा भाई ये तो सर आपने तो बच्चे का है तो भाई जबरदस्त होता तालियां इस बच्चे के लिए ऐसे होते हैं बच्चे
24 तारीख से मुजफ्फरनगर जिले में घूम रहा। कल एक बच्ची ने AQI का मतलब बताया और आज यहाँ DAV के प्रांगण में, क्या नाम भाई बच्चे? संदीप। अरे वाह भाई, एक बार और जोरदार तालियां इस मेरे बच्चे संदीप के लिए। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है? मेरे साथ बोलो, AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया। हम टेम्परेचर नापते हैं ना बॉडी का, ऐसे ही हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया है मेरे बच्चों। वो AQI हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, आने वाली पीढ़ी का, कि हिंदुस्तान का AQI कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। और जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आता है तो ये AQI 400 के पार चला जाता है। सांस लेना दूभर हो जाता है? अलग अलग बीमारी हमारी बॉडी के अंदर घुस जाती है। लेकिन इस AQI के बारे में हमें जानकारी नहीं है। और बेटा आपको एक बात बता रहा, मेरे जानने वाले सारे के सारे दोस्त विदेशों में हैं। जब विदेश से मेरे दोस्त हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो वे सबसे पहले यही पूछते हैं कि कुलदीप भाई AQI कितना चल रहा? क्या पूछते हैं? AQI कितना चल रहा? और अगर उनको ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान का AQI 100 से ज्यादा है तो वे हिंदुस्तान में आना पसंद नहीं करते, वे अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा देते हैं। ये इस देश का हाल है। शर्म की बात है, आया ना? शर्म की बात है, आया ना? पर्यावरण बचाना पड़ेगा, आया ना? पेड़ लगाने पड़ेंगे, आया ना? बरगद, नीम, पिप्पल लगाने पड़ेंगे, आया ना? असली पेड़ लगाने पड़ेंगे, आया ना? और नकली पेड़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। पहले देखो, हमें हर गांव के अंदर, हर गांव के तो हर घेर के अंदर नीम का पेड़ नजर आता था। रात में अपने गांव में रुक रहा था। और पठानाचार्य जी, जब मैं गांव में अक्सर फ्रेश होने के लिए मैं खेतों में जाता हूं, जब मैं गांव के बीच से चलने लगा तो मैंने सोचा भाई नीम की दतून कर ले। आपको हकीकत ये जाननी पड़ेगी कि कम से कम 500 मीटर मैं गांव में चला, मुझे कोई नीम का ऐसा पेड़ नहीं मिला जिससे तोड़कर मैं दतून कर लूं। हमें घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर ये असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। और अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपको पता चला कि आपका स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। हमें पानी को शुद्ध करना पड़ेगा। कल मैं पीना गांव में बैठ गया, मुजफ्फरनगर के पास, मेरे पास बिस्लरी की बोतल लाई गई। मैं पूछा भाई बिस्लरी की बोतल क्यों, नलके का पानी क्यों नहीं लाए गिलास में? तो उन्होंने बताया कि गांव का पानी पीने लायक नहीं है। अभी 4 दिन पहले भविष्य के अंदर मेरे मामा है, मैं वहां रुका, वहां भी फिल्टर का पानी, कैंपर का पानी पीते हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हम तो फिल्टर का पानी पी रहे, बिस्लरी का पानी पी रहे, लेकिन जो डांगर है, जो गाय है, जो भैंस है, वे तो सारा का सारा वो गंदा पानी पी रहे। उनका दूध हम पी रहे, वो सारी की सारी बीमारी हमें लग रही। खैर बेटा, मैं पर्यावरण और स्वास्थ्य के ऊपर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा टाइम अब मुझे परमिशन नहीं देता। आगे भी आज बुढ़ाने क्षेत्र के लगभग 15 विद्यालय कवर करने, जगह जगह उद्बोधन भी होना, इस आशा के साथ कि बच्चों को बात समझ आई होगी। मैं फिर कह रहा, आपके बीच में मैं क्यों बोल रहा, क्यों आपको ऐसी बात बता रहा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप में से कोई नरेंद्र मोदी होंगे, आप में से कोई योगी होंगे, आप में से कोई राहुल गांधी होंगे, आप में से कोई अखिलेश यादव बनेंगे, आप में से कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी बनेगा, कोई बच्चा DM बनेगा। तो ये देश आपको चलाना है, इसलिए आपको देश की समस्याओं का पता होना चाहिए। 2 समस्या होगी। अब 10-10 सेकंड के लिए तीसरी समस्या शिक्षा व्यवस्था की। आने वाले टाइम में जब आपका समय आएगा तो आपको इस शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा। आज मेरे बच्चों, गरीब के बच्चे, हम सब मिडिल फैमिली से आते हैं, इतना बुरा हाल कि मिडिल फैमिली के बच्चे आज आगे बढ़ने में उनको ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और जब पेपर लीक होता है तो इस हिंदुस्तान के अंदर वो पेपर 40-40 लाख रुपए में बिकता है, जिनको गरीब के बच्चे खरीद नहीं पाते। यानी अमीर के बच्चे फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और लास्ट समस्या है देश की बढ़ती हुई
जनसंख्या बस एक छोटा सा आंकड़ा। जो भूभाग हमारे देश को मिल रहा पूरे विश्व के अंदर वो 2.4%, जो पीने का पानी है वो 5%, जो वन क्षेत्र है वो 2.8%, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर 18%। और जितने संसाधन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग देश की जनसंख्या 20 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन आज 143 करोड़, यानी कि 7 गुना ज्यादा जनसंख्या। यानी एक कमरे में आदमी रहना था एक, वहां रह रहे 7। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो भाई खास तौर से जितने गुरुजन है आप मुझे माफ करेंगे, अदरवाइज एक बार ताली बजा के दिखाओ, सारे बच्चे बजाओ ताली। नहीं 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 नहीं, ताली बजाने का तरीका गलत। ताली बजा करो अच्छे से। ताली कैसे बजेगी? ये 4 उंगली एक अंगूठा ऐसे पट बजाओ ताली, ऐसे बजा दो ताली, बजाओ ताली और जोर से ये बजा दो। बस जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो हमारी हथेली के अंदर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब वे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बजते दबते हैं तो बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां, अरबों खरबों की संख्या में सेल सारे एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी से बीमारी क्या हो जाती है? छूमंतर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आज के बाद में ताली कैसे बजानी? ऐसे। चलो एक बार अपने सभी गुरुजनों के लिए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, ऐसे हाथ ऊपर करो सारे बच्चे, बजाओ मेरे साथ ताली। ताली बजाओ गुरुजनों के लिए, बजाओ ताली, बजाओ ताली और जोर से। बहुत अच्छे, सही बात है जनाब, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी का मुझे समय दिया, और मैं माफी चाहूँ शायद समय की बाध्यता को भी मैं पार कर गया, लेकिन फिर भी मेरे अपने हैं, मुझे माफ करेंगे। मेरा उद्बोधन ये आने वाले टाइम में सार्थक होगा। सभी बच्चे जो उद्बोधन दिया उसकी इंपोर्टेंस को समझेंगे। इस आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। एक बार उसी तरह से हाथ ऊपर कर लो जैसा डॉक्टर साहब ने अपने टीचर्स के लिए करा था। इसे ऊपर किसने करवाया, सिखाया किसने? डॉक्टर साहब ने। तो ठोक दो ताली डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आपने बहुत बहुमूल्य बातें बताई। और रही बात समय की बाध्यता की, तो ऐसे अचानक में तो थोड़ी समय की बाध्यता रहती भी है। फिर भी आपका डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भले आप यहाँ के छात्र रहे हैं, लेकिन आप तो अभी फिलहाल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और हमारे लिए आज आप गेस्ट भी हैं। तो हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आशा नहीं, विश्वास रखता हूं कि हमारे जो प्यारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, और बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी, क्योंकि ये हम सबकी समस्या है और ये हम सबकी नीड है। क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जीने के लिए सबसे प्राथमिक चीज है शुद्ध ऑक्सीजन। के विद्यालय परिवार आपको इनवाइट करता है, आप पौधे आप अपने विद्यालय प्रांगण में भी लगा सकते हैं जहां अगर किसको जगह की समस्या आती है। दूसरी चीज, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी प्रधानाचार्य जी को भी 2 शब्द बोलना है। मैं मैक्सिमम 1 मिनट ही लूंगा। ये हमारा ड्यूटी पीरियड है, आप देख रहे हैं हम सभी ड्यूटी पीरियड में अपने ड्यूटी के लिए आया है। जाहिर सी बात है जब डॉक्टर साहब भी कहीं कहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विद्यालय से आपको छूट मिल गई होगी। तो जाहिर सी बात है आप अपना समय या छुट्टी लेके कर रहे हैं इस पुनीत कार्य को। तो प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा बड़ों से भी कि इस पुनीत कार्य में डॉक्टर साहब का सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे विद्यालय के प्रांगण में हैं तो हमारा नैतिक दायित्व भी है। हम आपका अभिनंदन करते हैं और आगे भी आपसे संबंध तो बहुत पहले से ही है। फिर भी जो मूल चीज है वो सिर्फ और सिर्फ है आपको इनके द्वारा बताई गई बात का अनुपालन करने में एक एक पौधा आप सभी लोग प्रयास करेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, जब भी आपको समय मिलता है विद इन मंथ सितंबर महीने में भी, अभी बारिश का महीना ही चल रहा है, एक पौधा आप लगभग लगा दें। शब्दों से मैं इनको क्या ग्रीट करूं, अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो सच्ची, जिसके कहते हैं ना सच्चा अभिनंदन, वही होगा। क्यों डॉक्टर साहब? तो बस, और डॉक्टर साहब आप
हमारी भी क्लास है, सबकी क्लास है, लेकिन आप सर से मिलने के बाद रुक के जाएंगे। मैं आपको चाय नहीं पिलवाऊंगा क्योंकि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। मैं आपको बढ़िया वाला बुढ़ाने का जूस मंगा के पिलवाऊंगा। तो प्यारे बच्चे, एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, ऊपर करके। आधा नहीं बजाना चाहिए। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, वैसे तो मेरा नंबर सबसे बाद में आता है बेटा, और जब तक जो श्रोता रहते हैं वो उठ चुके होते हैं, और मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। मैं तो मन महसूस ही रह जाता हूं कि ठीक है, किसी दिन और मेरा नंबर लगेगा। लेकिन फिर भी मैं मात्र कम से कम 1 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट आपका लूंगा और फिर आपको कक्षाओं की तरफ भेजने का प्रयास करूंगा। एक बात तो ये, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानाचार्य कक्ष में आकर आप अपनी सूची दे देंगे जो पेड़ लगाना चाहते हैं, उसमें आप ये संशोधन कर लें कि अपना नाम अपने कक्षाध्यापक महोदय को नोट करा दें। वो मेरे पास सूची भेज देंगे, मैं डॉक्टर साहब को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, मेरे पास अनावश्यक भीड़ हो जाएगी, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं, पेड़ लगाने के लिए संभवतः मैं समझता हूं बहुत छात्र तैयार हैं। समझ में आ गई बात बेटा? और अब केवल 2 पंक्तियां डॉक्टर साहब के लिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब जैसे जो महापुरुष हैं, जो कार्य कर रहे हैं, कमी है, इनके लिए मात्र मैं 2 पंक्तियां, जहां साहब जो मैं पुरानी दोहरा दिया करता हूं कभी कभी, वो भाई साहब पे फिट बैठ रही हैं एकदम। और गुस्ताखी माफ करें मलिक साहब, आप ध्यान से सुनेंगे, मात्र आपके लिए मैं सुना रहा हूं कि सफर में अगर मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में अगर मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। आपने देखा होगा मलिक साहब, जब छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और कोई उनको रोके कि बेटा इधर से मत जाना, मैं तुझे दाने दूंगा, तो वो ताकत लगा देता है, तो मुझे रोक के दिखा, करता है ना ऐसे ही। तो मलिक साहब, सफर में अगर मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। और डॉक्टर साहब 2 पंक्तियां और आपके लिए कि आ जाओ अगर बिक जाने पर, आ जाओ अगर बिक जाने पर तो घट जाते हैं दाम अक्सर। यदि आपके पास कोई प्लॉट है और आपने उस पर नोटिस लगा दिया कि प्लॉट बिकाऊ है, तो कोई भी फोन करके नू कह देगा आज ही बेच रहे क्या, नो क्या मांग रहे, नो 25,000 का मांग रखा मैंने, तो कहना 10,000 से ज्यादा की चीज नहीं है, 25,000 मांग रहा बेकार की। वो इसलिए कि आपने नोटिस लगा दिया कि मैं बेच रहा हूं। तो डॉक्टर साहब आ जाओ अगर बिक जाने पर तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे से रात फोन करके समय लिया और मैंने यस कर दिया एकदम। बच्चों को आपने समझाई सारी बातें, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक लाइन से